Hello students. Today I'm going to explain you chapter 2 part 2 of Lost Spring Stories of Stolen Childhood written by Anis Jung. So ये कहानी है मुकेश की and let us start it. This is also written by Anis Jung. I want to drive a car. So this is the title of the story. Mukesh insists on being his own master. I will be a motor mechanic, he announces. Do you know anything about cars? I ask. So मुकेश जो है वो बीइंग हिज ओन मास्टर का मतलब वो खुद का मालिक बनना चाहता है, अपना काम करना चाहता है। और वो क्या अनाउंस करता है? आई विल बी अ मोटर मकैनिक। मैं क्या बनूंगा? एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। तो अनीस जंग ने उससे क्वेश्चन किया, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क। सो जो ऑथर है, जो नरेटर है हमारी, शी आस्क हिम कि क्या तुम कार्स के बारे में कुछ जानते हो? I will learn to drive a car, he answers, looking straight into my eyes. तो मुकेश ने आंसर किया, रिप्लाई किया कि हाँ, मैं चलाना सीख लूँगा, मैं एक कार चलाना, ड्राइव करना सीख लूँगा। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आइज़ का मतलब है विथ कॉन्फिडेंस एंड डिटर्मिनेशन। तो बहुत ही कॉन्फिडेंटली और बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ उसने ये आंसर किया हमारी नरेटर को कि आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार। His dreams looms like a mirage. His dreams looms like a mirage का मतलब है seems that it will be true in the future but actually it will not be so. तो मुकेश का जो ये ड्रीम है कार चलाना, ये एक ऐसा ड्रीम है जो ऐसा लगता है दैट इट विल बी ट्रू इन द फ्यूचर, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पे यह टर्म यूज़ किया है, हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक अ मिराज। तो मुकेश का जो ड्रीम है वो लगता है कि सच होगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। Amidst the dust of streets that fill his town Firozabad, famous for its bangle. Amidst means in the middle of. In the middle of the dust of streets. वो कहाँ रहता है? वो फिरोज़ाबाद के एक छोटे से टाउन में रहता है। और फिरोज़ाबाद किसके लिए फेमस है? बैंगल मेकिंग के लिए, चूड़ियाँ बनाने के लिए। तो मुकेश का जो फैमिली प्रोफेशन है वो लोग क्या करते हैं? वो लोग बैंगल्स बनाते हैं। तो इसलिए मुकेश के लिए, क्योंकि मुकेश कह रहा है कि उसको तो ही वांट टू ड्राइव अ कार, तो इसलिए यहाँ पर ये यूज़ किया गया है कि इट सीम्स लाइक अ मिराज फॉर हिम। ये जो ड्रीम है उसका, ये कभी सच होने वाला नहीं है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। अब फिरोजाबाद में जो है हर कोई जो है, एवरी फैमिली, वो लोग क्या बनाते हैं? बैंगल्स बनाते हैं। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का मीनिंग है इंडस्ट्री विच इज़ रिलेटेड टू मेकिंग ग्लास। ऐसी इंडस्ट्रीज जो क्या बनाते हैं? कांच बनाते हैं। तो फिरोज़ाबाद में जो है ये इंडिया का सेंटर है, मतलब यहाँ पर जो है ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है जो कि कांच बनाते हैं। एंड वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस। फर्नेसेस होता है अ क्लोज रूम वेयर हीट इज प्रोड्यूस्ड, जिसको हम भट्टी भी कह सकते हैं, जहाँ पे जो है टेम्परेचर इतना ज़्यादा गर्म किया जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड फर्नेसेस। सो यहाँ पे ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है जहाँ पे फैमिलीज ने दे हैव स्पेंट देयर जनरेशंस, और वो लोग फर्नेसेस के अंदर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के अंदर काम करते हैं। वेल्डिंग, ग्लास मेकिंग, बैंगल्स फॉर ऑल वुमेन इन द लैंड इट सीम्स। और वो लोग वेल्डिंग करते हैं। वेल्डिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग मेटल और ग्लास पीसेस बाय हीटिंग देम। आप जो है जब हीट करके किसी भी ग्लास या किसी मेटल को जब जोड़ा जाता है, जॉइन किया जाता है, उसको वेल्डिंग कहते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग वेल्डिंग करते हैं। और ऐसा लगता है जैसे कि पूरी जितने भी संसार में जो विमेन हैं उनके लिए बैंगल्स यही बनाई जाती हैं। कहाँ पर?
फिरोजाबाद में। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, और मुकेश की फैमिली भी उन्हीं में से एक है। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperature in dingy cells without air and light. अब मुकेश की जो फैमिली है वो भी ग्लास, यही बैंगल्स बनाते हैं। किसी को नहीं पता कि बच्चों के लिए ये इलीगल है, मुकेश के लिए भी और मुकेश के जैसे और बच्चों के लिए भी ये इलीगल है टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस। वो लोग जो है इतने हाई टेम्परेचर में ग्लास को मेल्ट कर रहे हैं इन डिंजी सेल्स। डिंजी का मतलब होता है डार्क एंड डिम, बिल्कुल अंधेरे जैसा कमरा, और सेल इज अ स्मॉल रूम। तो किसी को नहीं पता कि बच्चों के लिए ये इलीगल है इस तरह के ग्लास फर्नेसेस में काम करना, इतने डिंजी सेल्स में, विदाउट एयर एंड लाइट। वहाँ पे ना तो एयर होता है ना लाइट होती है। दैट द लॉ, इफ एनफोर्स्ड, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daily hours, often losing the brightness of their eyes. अब यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर लॉ एनफोर्स कर दिया जाए, अगर ये लॉ जैसे चाइल्ड लेबर होता है, अगर ये लॉ इनके ऊपर एनफोर्स कर दिया जाए तो मुकेश और मुकेश जैसे 20,000 बच्चों को उन हॉट फर्नेसेस से बाहर निकाल लिया जाएगा। वेयर दे स्लॉग, स्लॉग का मीनिंग है वर्क हार्ड। वेयर दे वर्क हार्ड, देयर डे लाइट आवर्स, डे लाइट आवर्स कौन से होते हैं? आवर्स ऑफ द डे व्हेन देयर इज सनलाइट। वो बच्चे क्या करते हैं, वो दोपहर के टाइम में, वो दिन के टाइम में जो है उन अंधेरे भरे कमरों में काम करते हैं। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, और अक्सर इनसे क्या होता है कि उनकी जो ब्राइटनेस है उनकी आईज की, इसका मतलब है रेफर्स टू द पावर टू सी, उनकी जो आईसाइट है वो अक्सर चली जाती है। मुकेश eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. अब मुकेश जो है वो खुश हो जाता है, उसकी आंखें चमक उठती हैं जब वो मुझे वॉलंटियर करता है। वॉलंटियर मतलब फ्रीली ऑफर्स टू डू समथिंग। जब वो मुझे कहता है कि चलो मैं आपको अपने घर लेके चलूँगा, विच ही प्राउडली सेज इज बिंग रीबिल्ड, और उस घर के बारे में वो क्या बताता है, बहुत प्राउडली बताता है कि उसका घर जो है वो रेनोवेट हो रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स with garbage past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state. अब यहाँ पे सबसे पहले वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। वी वॉक डाउन, वी कौन है? मुकेश एंड द नरेटर अनीस जंग। तो हम दोनों जो हैं जब उसके घर की तरफ जा रहे थे तो वो लेन्स कैसी थी? स्टिंकिंग थी, बहुत बैड स्मेल आ रही थी उनमें से, चोक्ड थी, ब्लॉक थी, कूड़े से जो है जो नालियां हैं वो चोक हो रखी थी। पास्ट होम्स दैट रिमेन हॉवल्स, और वहाँ पे जितने भी घर थे वो क्या थे? वो स्लम्स थे, झुग्गी झोपड़ियाँ थी। विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, उनकी जो दीवारें थी वो ऐसा लग रहा था कभी भी गिर जाएंगी, फॉलिंग डाउन। वॉबली डोर्स, जो डोर्स थे वो कैसे थे? अनस्टीडी थे, हिलते डुलते से दरवाजे थे। नो विंडोज, क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, वहाँ एक ही जगह पर ह्यूमन बींग भी रहते थे और एनिमल्स भी रहते थे। को एग्जिस्टिंग इन अ प्रीमीवल स्टेट, और ऐसा लगता था कि वो लोग एक साथ ऐसे रहते हैं जैसे कि प्रीमीवल स्टेट में ह्यूमन बींग्स और जानवर एक साथ रहा करते थे। प्रीमीवल स्टेट होता है प्री हिस्टोरिक स्टेट। आपके जो पूर्वज हैं उस वक्त जो है किस तरह से लोग एक साथ रहते थे, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, तो ऐसा लगता है कि वो प्री हिस्टोरिक एरा में चले गए हैं। He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot,
एंड पुशेस इट ओपन। तो मुकेश जो है वो एक ऐसे दरवाजे के पास, एक घर के पास जो दरवाज़ा है उस पर रुकता है। बैंग्स, बैंग्स मीन्स हिट्स, हिट्स अ वॉबली आयरन डोर विद हिज फूट। अपने पैरों से एक जो लोहे का जो दरवाज़ा है जो वॉबली है, वॉबली का मैंने अभी आपको मीनिंग बताया था, दैट इज़ अनस्टीडी। एक हिलता डुलता सा दरवाज़ा है, उसको वो हिट करता है। एंड पुशेज इट ओपन, और इसको धक्का, इसको पुश करके जो है वो ओपन करता है। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शैक। शैक का मतलब होता है अ रफली बिल्ट हट। तो हम लोग जो है एक रफली, एक बिल्कुल आधी अधूरी सी जो है एक छोटी सी झोपड़ी के अंदर पहुंचते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, थैश्ड, कवर्ड विद, थैश्ड का मीनिंग होता है कवर्ड विद ड्राई ग्रास। With dead grass is a firewood stove over which sits a large vessel, vessel meaning container for cooking food, of sizzling, sizzling का मतलब होता है make a hissing sound when frying or cooking, spinach leaves। तो अब इन लाइंस का मीनिंग क्या है? ऑथर कह रही है कि हम लोग एक हाफ बिल्ट शैक, एक रफली बिल्ट हट के अंदर पहुंचे। इसके एक पार्ट में क्या था? एक फायरवुड था, एक फायरवुड स्टोव था। आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हो, ये एक फायरवुड स्टोव है जिसको हम चूल्हा भी कहते हैं। एक चूल्हा था, चूल्हे के ऊपर कुछ ड्राई ग्रास थी, और उसके ऊपर एक बड़ा सा वेसल था। वेसल क्या होता है? कंटेनर। एक बड़ा सा कंटेनर था जिसमें खाना बन रहा था, और उसमें से स्पिनच लीव, उसमें क्या पक रहा था? उसमें पालक, जो है पालक की सब्जी बन रही थी, और उसमें से सिजलिंग साउंड आ रही थी। सिजलिंग साउंड होता है ना जब खाना पकता है तो आवाज़ आती है खाने के पकने की, तो वो साउंड आ रही थी। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लैटर्स आर मोर चॉप्ड फाइनली वेजिटेबल्स। और ज़मीन पर क्या पड़े थे? लार्ज एल्यूमिनियम के प्लैटर्स। प्लैटर्स क्या होते हैं? लार्ज प्लेट्स, बड़े बड़े प्लेट्स। आर मोर चॉप्ड, चॉप्ड होता है फाइनली कट वेजिटेबल्स। तो ज़मीन पर जो है एक बड़ी सी प्लेट थी जिसमें कि कुछ वेजिटेबल्स जो है कट करके रखी गई थी। अ फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। फ्रेल होता है थिन, वीक। एक कमज़ोर सी यंग वुमेन जिसकी ज़्यादा एज नहीं थी, वो शाम का खाना बना रही थी पूरी की पूरी फैमिली के लिए। थ्रू आइज फिल्ड विथ स्मोक शी स्माइल्स। अब उसकी आंखों में क्या भर गया था? धुआं भर गया था, और उससे जो है उसकी आंखों में पानी आ रहा था, लेकिन फिर भी वो ऑथर को देखकर स्माइल करती है। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। वो किसकी वाइफ है? मुकेश के एल्डर ब्रदर की वाइफ है। Not much older in years, she has begun to command respect. Command respect मतलब she is worthy and so she is respected. तो उसकी ज़्यादा, नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, ज़्यादा बड़ी नहीं है वो, और उसने जो है घर में उसकी बहुत रिस्पेक्ट है। एज द बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, क्योंकि वो घर की क्या है? वो बहू है। बहू इज़ अ हिंदी वर्ड, और घर की वो डॉटर इन लॉ है, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men। और वो 3 लोगों का, 3 men का वो ध्यान रखती है। कौन कौन? हर हस्बैंड, मुकेश एंड देयर फादर। तो उनके हस्बैंड यानी कि मुकेश के एल्डर ब्रदर मुकेश, और इनके फादर यानी कि इनके जो ससुर हैं, है ना, फादर इन लॉ हैं, तो उनका वो ध्यान रखती है। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her wheel closer to her face। तो अब क्या होता है, जैसे कि आपको पता ही है, हमारा इंडियन ट्रेडिशन है कि जब घर की जो लेडी होती है, जब उसके सामने कोई घर का बुजुर्ग आता है, स्पेशली मैन आता है, तो वो लेडी क्या करती है? वो अपना घूंघट ओढ़ लेती है। इसी तरह से व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, और ये ओल्डर मैन कौन है? मुकेश के फादर। तो जैसे ही वो एंटर होते हैं तो वो बहुत ही जेंटली जो है, वो सबसे पहले तो शी गोज बैक बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, वो एक टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है।
एंड ब्रिंग्स हर व्हील. व्हील होता है अ पीस ऑफ फाइन मटेरियल worn बाय women टू हाइड हर फेस, जिसको हम घूंघट कहते हैं, जो चुन्नी का या साड़ी के जो पल्लू होता है उसका बनता है. तो वो अपने सिर पे जो है घूंघट डाल लेती है, क्लोजर टू हर फेस. As custom demands, daughter-in-law must veil their faces before male elders. अब जैसा कि रिवाज है, चला आ रहा है कि जो घर की जो बहू होती है वो, अब जैसे ही कोई मेल जो एल्डर है जब वो एंटर होता है तो वो अपने चेहरे को ढक लेती है. यू कैन सी हियर इन द पिक्चर ऑल्सो. In this case, the elder is an impoverished bangle maker. Impoverished means very poor. और यहाँ पर वो एल्डर कौन है, वो मेल एल्डर कौन है, वो बहुत ही पुअर सा बैंगल मेकर है, मुकेश के फादर हैं. Despite long years of hard labor, first as a tailor, then as a bangle maker, he has failed to renovate a house. अब यहाँ पे उनकी जो है, जो आज तक उन्होंने इतनी कड़ी मेहनत की है उसके बारे में बता रहे हैं. मुकेश के फादर ने, हालांकि जो है काफ़ी सालों से वो हार्ड लेबर कर रहे थे. सबसे पहले उन्होंने टेलर का वर्क किया, उसके बाद बैंगल मेकर का, लेकिन फिर भी ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस, सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल. तो तब भी मतलब इतने लंबे समय से वो इतना हार्डवर्क कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपने घर को रेनोवेट नहीं कर पाए, अपने दोनों बेटों को वो स्कूल नहीं भेज पाए. ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज. वो सिर्फ क्या कर पाए, वो सिर्फ अपनी जो ये बेंगल आर्ट मेकिंग है वो अपने बच्चों को सिखा पाए, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स. तो जो उनको आता था वो उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया. It is his karam, his destiny, says Mukesh grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. अब यहाँ पे मुकेश की ग्रैंडमदर कह रही हैं कि ये उनका कर्म है. कर्म है, हिंदी वर्ड है ये भी, ये उनका कर्म है, उनकी डेस्टिनी है, फेट है उनका, उनकी किस्मत है, जिन्होंने अपने हस्बैंड को देखा था who go blind with the dust from polishing the glass of bangles. अब ग्लास बैंगल्स को जब पॉलिश करते हैं तो उसमें से डस्ट निकलता है, तो जिसकी वजह से वो यहाँ बता रही हैं कि उन्होंने अपने हस्बैंड को ब्लाइंड होते हुए देखा है. कैन अ गॉड गिवन लिनिएज एवर बी ब्रोकन. गॉड गिवन लिनिएज मतलब हेयर अ प्रोफेशन कैरिड ऑन थ्रू द जनरेशंस ऑफ अ फैमिली. तो ऐसा प्रोफेशन जो कि मतलब आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है. तो यहाँ पर वो एक उसकी दादी कह रही हैं, कैन अ गॉड गिवन लिनिएज एवर बी ब्रोकन, शी इम्प्लाइज. तो वो कह रही हैं कि ये जो काम है हमें, ये गॉड ने दिया है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, तो क्या कभी इसको ब्रेक किया जाएगा, क्या इसको कभी तोड़ा जाएगा. Born in the caste of Bengal makers, they have seen nothing but bangles. अब वो जो है बैंगल मेकर की जो एक कास्ट होती है उसी में पैदा हुए हैं, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या देखे हैं, सिर्फ बैंगल्स देखे हैं. इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोज़ाबाद. तो बचपन से लेकर अभी तक उन्होंने अपने घर में, अपने यार्ड में, यार्ड क्या होता है, द ओपन एरिया एट द बैक ऑफ द हाउस, आपके घर के पीछे जो ओपन एरिया होता है, तो वहाँ पर भी उसने क्या देखे हैं, बैंगल्स देखे हैं. इन एवरी अदर हाउस, हर एक घर में बैंगल्स देखे हैं. एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोज़ाबाद, तो हर जगह उन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या देखे हैं, बैंगल्स देखे हैं. स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो. अब रेनबो में जैसे 7 कलर्स होते हैं, तो उन 7 कलर्स की ही जितने भी 7 कलर्स हैं उन सारे कलर्स की जो है बैंगल जो है वहाँ पर बनाई जाती थी. गोल्ड, ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो. lie in mounds in unkept yards. माउंट्स होता है हीप्स, हीप्स यानी कि ढेर, है ना. तो वहाँ पे जो चूड़ियाँ हैं वो ढेर, चूड़ियों के ढेर पड़े रहते थे. इन अनकेम्प्ड यार्ड्स यानी कि ऐसे यार्ड्स, ऐसे ओपन एरिया जिनकी साफ सफाई भी नहीं की जाती थी. मतलब ऐसे ही कोई भी एरिया होता था घर के पीछे, वहाँ पर
चूड़ियों के जो है ढेर लगे होते थे। आर पाइल्ड, पाइल्ड मतलब केप्ट वन ऑन टॉप ऑफ द अदर, एक के ऊपर एक के ऊपर एक इस तरह से चूड़ियाँ रखी होती थी। ऑन फोर व्हील्ड हैंड कार्ट्स, हैंड कार्ट होते हैं ना जो रेडी होती है, तो उस रेडी के ऊपर जो है एक के ऊपर एक के ऊपर एक जो है बहुत सारे जो चूड़ियाँ हैं उनके ढेर पड़े होते थे। pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town, और इसको जो है कोई भी जो यंग मैन है वो उस रेडी को लेकर जो है वहाँ की गलियों में बेचने जाते थे। शैंटी टाउन का मतलब है अ टाउन दैट इज फुल ऑफ स्मॉल रफली बिल्ट हट्स, एक ऐसा शहर जहाँ पे छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं, उसको शैंटी टाउन्स कहते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो मेन है वो उस हैंड कार्ट को लेकर जो है गलियों में बैंगल्स जो है उनको बेचने के लिए जाते थे। एंड इन डार्क हंटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फिकरिंग ऑयल लैम्प्स sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circles of bangles, और अंधेरे भरे छोटे छोटे कमरों में, हटमेंट्स होता है कलेक्शन ऑफ हट्स, बहुत सारी छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियाँ, अंधेरे हट्स में नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स, और वहाँ पर जो है एक छोटी सी मोमबत्ती या छोटी सी फ्लेम जलती थी। फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, ऑयल के लैम्प्स होते थे और वो कैसे होती थी, फ्लिकरिंग, जलती बुझती इस तरह की फ्लेम निकलती थी। वहाँ पर बॉयज़ एंड गर्ल्स बैठते थे अपने फादर अपनी मदर्स के साथ, और वो क्या करते थे, वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स। वो लोग, वेल्डिंग का मतलब होता है जॉइनिंग, जॉइनिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास, वो लोग कलर्ड ग्लास के जो पीसेज हैं उनको जोड़ते थे और उससे वो बैंगल्स बनाते थे। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू लाइट आउटसाइड, और इन बच्चों की जो आंखें हैं वो अंधेरे के लिए ज़्यादा एडजस्ट हो गई थी देन टू द लाइट आउटसाइड, जो बाहर जो सनलाइट है उसके लिए उनकी आंखें एडजस्ट नहीं हो पाती थी, यानी कि वो बाहर की रोशनी में क्योंकि रहते ही नहीं थे तो वो उनकी आंखें उस लाइट को एडजस्ट नहीं कर पाती थी क्योंकि वो लोग सारा दिन अंधेरे में रहते थे। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आइट साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, और इसीलिए एडल्ट होने से पहले ही उनकी आंखों की रोशनी चली जाती थी। Savita, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass. अब यहाँ पर एक गर्ल है सविता, एक यंग गर्ल है जिसने ड्रैब, ड्रैब का मीनिंग होता है फेडेड, कलरलेस, जिसने एक फेडेड कलरलेस पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई है, वो एक एल्डरली वुमेन के साथ बैठी है। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, सोल्डरिंग यानी कि जॉइनिंग, वो ग्लास के पीसेस को जोड़ रही है। As her hands move mechanically like the tongs, tongs होता है an instrument with two movable arms joined at one end, जैसे आपका चिमटा होता है। तो as her hands move mechanically like the tongs, तो सविता के जो हाथ हैं वो बिल्कुल कैसे, जैसे कि कोई मैकेनिकली, जैसे कोई चिमटा होता है ना उसकी तरह उसके हाथ काम करते हैं। ऑफ अ मशीन, जैसे मशीन का टोंग होता है उसकी तरह उसके हाथ काम करते हैं। आई वंडर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल शी हेल्प्स मेक। अब यहाँ पे ऑथर कह रही हैं कि आई वंडर, मुझे इस बात पे बहुत आश्चर्य है कि क्या वो इन बैंगल्स की सैंक्टिटी को जानती है। सैंक्टिटी मतलब द स्टेट ऑफ बीइंग सेक्रेड और होली, कि ये हिंदू धर्म में ये जो बैंगल्स हैं इनको कितना ज़्यादा होली माना जाता है, कितना ज़्यादा इनका एक महत्व होता है। इट सिंबलाइजेज एन इंडियन वुमेन सुहाग, क्योंकि एक बैंगल क्या सिंबलाइज करता है, एक इंडियन वुमेन के सुहाग को। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, कि उसकी जो शादी है वो ऑस्पिशियस है, गुड ओमेन है, ऑस्पिशियसनेस यानी कि गुड ओमेन। It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna, and red bangles rolled onto her wrist. She will then become a bride. It will dawn on her. Dawn on her का मतलब है she will realize.
सो एक दिन वो रियलाइज करेगी अचानक, जब एक दिन जब उसके सर को ड्रेप किया जाएगा, उसके सिर को कवर किया जाएगा एक लाल रंग के, उसको चुनरी पहनाई जाएगी। हर हैंड्स डाइड रेड विद हिना, उसके हाथों में हिना लगाई जाएगी, मेहंदी लगाई जाएगी। रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और उसको जो है लाल लाल रंग की चूड़ियां पहनाई जाएंगी। सो दैट डे शी विल देन बिकम अ ब्राइड। तो उस दिन वो क्या बनेगी? वो एक दुल्हन बनेगी। तो तब उसको जो है इन बैंगल्स की जो सैंक्टिटी है, इन बैंगल्स की जो सेक्रेडनेस है, वो उसको रियलाइज होगी। Like the old woman beside her, who became one many years ago, she still has bangles on her wrist, but no light in her eyes. तो जिस तरह से सविता जो है वो एक ब्राइड बनी है, उसी तरह से एक ओल्ड वुमन उसके साथ बैठी हुई है, जो काफ़ी साल पहले जो है ब्राइड बनी थी। अभी भी उन्होंने अपने रिस्ट में जो है बैंगल्स पहने हुए हैं, लेकिन उनके आइज़ में अब रोशनी नहीं है। शी हैज़ नो लाइट इन हर आइज। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय। तो बहुत दुखी होकर वो इस बात को कह रही है, वो जो ओल्ड वुमेन है वो ये कह रही है कि एक वक्त शेर इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरिंग क्वांटिटी। जैसे हम लोग आजकल किलोग्राम ग्राम यूज़ करते हैं, उसी तरह से शेर का यूज़ भी होता है। सो इट्स अ यूनिट ऑफ मेजरिंग क्वांटिटी। तो वो ओल्ड वुमेन कह रही है कि हमने एक वक्त भरकर, पेट भरकर भी हमने जो है खाना नहीं खाया आज तक। शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय। बहुत दुखी होकर वो इस बात को कह रही है। शी हैज़ नॉट enjoyed even one full meal in her entire lifetime. That is what she has reaped. पूरी जिंदगी में उन्होंने एक टाइम भी पूरा भरपेट खाना नहीं खाया, और यही मतलब रीप्ड का मतलब है रिसीव्ड एज अ बेनिफिट। और ये जो एक फैमिली प्रोफेशन चला आ रहा है, तो क्या उनको बस यही बेनिफिट उसका मिला है? मतलब यहाँ पर वो इस बात को थोड़ा सा अलग तरीके से कह रही है कि दैट इज वॉट शी हैज रीप्ड। Her husband, an old woman with a flowing beard, says, I know nothing except bangles. All I have done is make a house for the family to living in. अब उनके जो हैं हस्बैंड हैं, जो ओल्ड मैन हैं, जिनकी की दाढ़ी है, वो ये कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ बैंगल मेकिंग आता है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। एंड ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। और मैंने क्या किया है? मैंने सिर्फ अपनी फैमिली को के रहने के लिए एक मैं घर बना पाया हूँ। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. सो यहाँ पर नरेटर कह रही है कि उनकी ये बात सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि कई लोग तो जो है अपनी लाइफ टाइम में घर नहीं बना पाते हैं, बट एटलीस्ट उन्होंने जो है ये तो अचीव किया है। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, उनके सिर पर एक छत तो है रहने के लिए। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द मेकिंग बैंगल्स, नॉट इनफ नॉट इवन इनफ टू ईट, रिंग्स इन एवरी होम। रिंग्स का मतलब है अ साउंड विच इज रिपीटेड। तो नरेटर ये कह रही है कि हर घर में वहाँ पर बस एक ही आवाज़ जो है, हर घर में लोग एक ही बात करते हैं, और वो ये कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ बैंगल्स का ही काम कर सकते हैं, नॉट इवन हमारे पास खाने के लिए नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles. So, rings in every home. The young men echo the lament of their elders. अब जितने भी जो young men हैं, echo means repeat, और lament होता है complaint। तो जितने भी यंग मैन हैं, जो यंग बच्चे हैं, जो यंग लोग हैं घर के, वो अपने एल्डर्स को कंप्लेन करते रहते हैं कि क्यों ये फैमिली बिजनेस जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम, इट सीम्स इन फिरोज़ाबाद। और ऐसा लगता है कि फिरोज़ाबाद में कुछ भी बदला नहीं है। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल have killed all initiative and the ability to dream.
इतने सालों का बोरिंग, माइंड नंबिंग होता है बोरिंग, और टॉयल होता है फिजिकल हार्डवर्क। तो इतने साल इन्होंने बोरिंग ये फिजिकल हार्डवर्क किया है, इससे इनका जो पूरा इनिशिएटिव है, इनके अंदर जो एक सपने देखने की जो एबिलिटी थी, वो भी खत्म हो गई है। Why not organize yourself in a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trap their fathers and forefathers. अब यहाँ पे अनीस जंग जो है, उन्होंने कुछ यंग मैन के ग्रुप से ये क्वेश्चन किया कि भाई तुम लोग अपना एक कोऑपरेटिव क्यों नहीं बनाते हो, तुम लोग अपना एक ऑर्गेनाइजेशन, अपनी एक संस्था क्यों नहीं बनाते हो। एंड दोज यंग मैन हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन, और उन लोगों से पूछा जो कि एक विशियस होता है क्रूअल, एक क्रूअल सर्कल ऑफ मिडिल मैन। मिडिल मैन यहाँ पर जैसे कि मनी लेंडर्स हो गए, है ना। तो उन लोगों से जो है अनीस जंग ने क्वेश्चन किया, जो कि मिडिल मैन, जिनके की मतलब फादर्स और फोर फादर्स जो हैं, वो मिडिल मैन के अंदर जो है वो ट्रैप हो रखे हैं। Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal, they say. तो उन लोगों ने क्या आंसर किया, उन लोगों ने कहा कि अगर हम ऑर्गेनाइज भी हो जाएं तो हम लोगों को फिर भी ड्रैग करके, होल्ड अप मीन्स ड्रैग्ड, हम लोगों को पुलिस ड्रैग करके ले जाएगी, हमें मारा जाएगा और हमें जेल में जाकर बंद कर दिया जाएगा कि हमने कुछ इलीगल काम किया है। There is no leader among them, no one who could help them see things differently. हमारे बीच में कोई लीडर नहीं है, हमारे बीच में कोई विजनरी नहीं है जो चीज़ों को अलग तरीके से देखे। Their fathers are as tired as they are. अब इनके जो फादर्स हैं, मतलब दे आर ऑल्सो वेरी वेरी टायर्ड, जैसे कि ये लोग टायर्ड हैं। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy, greed and to injustice. अब ये लोग ना एंडलेसली, स्पाइरल का मतलब होता है अ नेवर एंडिंग कंटिन्यूस प्रोसेस। तो ये लोग जो है सिर्फ और सिर्फ एंडलेसली बातें करते हैं, और क्या बातें करते रहते हैं। यहाँ पर मैं एक सर्कल आपको बना के दिखाती हूँ इसका। ये लोग पोवर्टी से अपैथी से ग्रीड एंड इनजस्टिस। तो ये लोग क्या बातें करते रहते हैं, एक साइकिल है जिसके बारे में ये लोग एक बातें करते रहते हैं। ये लोग एंडलेसली बात करते हैं कि हम लोग गरीब हैं, पोवर्टी है, गरीबी है, और गरीबी की वजह से क्या है, अपैथी है। अपैथी इज लैक ऑफ कंसर्न। हम लोग मतलब हमारे अंदर लैक ऑफ इंटरेस्ट है, किसी चीज़ को लेके हम लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। सो गरीबी है, उसकी वजह से अपैथी है, अपैथी होने की वजह से हम लोग क्या है, ग्रीडी हो गए हैं, लालच है हमारे अंदर, और उस लालच के चलते हम लोग क्या कर बैठते हैं, इनजस्टिस। ठीक है, तो ये जो है एक, दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल, ये लोग एंडलेसली बस इसी यही चीज़ें जो है, इसी बात को ये लोग डिस्कस करते रहते हैं। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स। डिस्टिंक्ट होता है सेपरेट। तो यहाँ अनीस जंग कह रही है कि इनकी बात सुनकर जो है मैंने दो अलग अलग वर्ल्ड्स देखे। वन ऑफ द फैमिली caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. एक, दो अलग अलग संसार देखे। एक कौन है, एक वो फैमिली है जो कि गरीब है, वो अपने कास्ट का जो डिसऑनर है, जो स्टिग्मा है जिसमें वो पैदा हुए हैं, उसमें वो लोग बर्डन्ड हैं। द अदर, a vicious circle of the sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats and the politicians. और दूसरा ग्रुप किसका है, वो विशियस सर्कल है, वो क्रूअल सर्कल है, साहूकार्स का, मिडलमैन का, पुलिसमैन, कीपर्स ऑफ लॉ एंड ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एंड द पॉलिटिशियंस। Together they have imposed
द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। और इन दोनों ने मिलकर, एक तो फैमिली और प्लस दूसरा जो ये विशियस सर्कल है, साहूकार, मिडिलमैन, इन दोनों ने मिलकर जो है एक बच्चे के ऊपर ऐसा बर्डन क्रिएट किया है कि वो बच्चा जो है उस बर्डन से बाहर नहीं निकल सकता। बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट्स इज एज नेचुरली एज हिज फादर। इससे पहले कि उसको होश आए, इससे पहले कि वो अवेयर हो इस बात का, वो इस प्रोफेशन को नेचुरली एक्सेप्ट कर लेता है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। अगर वो कुछ और करना भी चाहे ना, तो इसको क्या बोलेंगे कि भाई वो बहुत ज़्यादा डेयर कर रहा है। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और डेयरिंग जो है वो उसके ग्रोइंग अप का पार्ट है ही नहीं। वेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड। अब अनीस चंद कह रही है कि लेकिन यही जो डेयरिंग है जब मैंने मुकेश के अंदर देखी तो मुझे बहुत खुशी हुई। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स। और वो क्या रिपीट करता है कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, एक मोटर मैकेनिक। ही विल गो टू गैराज एंड लर्न, बट द गैराज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। वो कहता है कि मैं गैराज में जाऊंगा और मैं सीखूंगा, बट द गैराज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। लेकिन गैराज तो जो है वो काफ़ी दूर है उसके घर से। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट। तो वो कहता है कोई बात नहीं, मैं वॉक करके चला जाऊंगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, ही सडनली साइलेंट। फिर यहाँ अनीस जंग ने एक क्वेश्चन किया कि क्या तुमने कभी प्लेन उड़ाने का भी सपना देखा है। और वो अचानक से साइलेंट हो जाता है। नो, ही सेज, स्टेयरिंग एट द ग्राउंड। तो वो कहता है नो, वो ज़मीन की तरफ देखकर जो है नो बोलता है। In his small murmur, there is an embarrassment that has not yet turned into regret. So, धीरे से उसने नो कहा। वो एम्बेरस्ड है, ही इज़ अशेम्ड, बट उसको रिग्रेट नहीं है, उसको पछतावा नहीं है इस बात का। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन। हर्टलिंग डाउन का मीनिंग है मूविंग अराउंड। तो वो तो कंटेंट है, वो सेटिस्फाइड है अपने उन कार के सपनों से ही कि जो कारें उसने अपने स्ट्रीट फिरोज़ाबाद में देखी है। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद। फ्यू का मीनिंग होता है नॉट मैनी। सो फिरोज़ाबाद में जो है ज़्यादा एरोप्लेन्स नहीं उड़ते हैं। So, children, this was the second part of Lost Spring. I hope it is clear. Thank you.